हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफर अचीवर चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग इंटर ज्योग्राफी में पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल प्रोसेस के बारे में और इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और कुछ समझने लायक चीज़ होगा तो उसे हम लोग समझने का भी प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के क्लास ज्योग्राफिकल प्रोसेस को, यानी कि भू आकृति प्रक्रियाएं। और पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? क्रमवार, है ना? निक्षेपण, ज्वालामुखीयता, पटल विरूपण या अपरदन। तो अपरदन, क्रम से अपरदन होता है। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं। पढ़े हैं ना अपरदन। जैसे कि मान लीजिए कोई स्थल भाग है, ये पहाड़ है, ठीक है, यहाँ से बारिश हो रहा है, यहाँ से कोई नदी बह रही है, बारिश के हीट से ये पत्थर या चट्टान या सैल टूट रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, यहाँ। ठीक है, ये टूटने वाला प्रक्रिया ही क्या है? अनुक्रमिक हो रहा है, ये क्रम से यहाँ चला जा रहा है। उसी तरीके से सूरज का रोशनी, ये मान लीजिए सूरज है, ये सूर्य है, इसका इस धरातल पर हीट पड़ रहा है, क्या? ताप पड़ रहा है। ठीक है, इधर से हवा चल रहा है, हवा से ताप से क्या होता है कि एक जगह से कोई पदार्थ, उसमें खनिज, सैल, बालू, कण, कुछ भी, क्या होता है ना कि टूट कर एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए चला जाता है। इसको ही हम लोग कहते हैं अपरदन। और सिंपल सी बात क्या कर रहा है? अनुक्रमिक, है ना? तो ये क्रमवार एक स्थान से दूसरे जगह चला जाता है और ये प्रक्रिया के रूप में यहाँ का रूप बदल जाता है, फिर कहीं जहाँ जाता है वहाँ का रूप बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। वैसे भी क्लास में हम लोग इसके बारे में डिटेल काफ़ी पढ़ लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित में से पदार्थों में से किसे प्रभावित करती हैं? जल योजन, ग्रेनाइट को, क्वार्ट्ज सिलिका, क्ले को, मिट्टी को या लवण को? तो जल योजन, घुलन का काम किसमें होता है? लवण में, है ना? तीसरा प्रश्न है, अपक्षय किसके लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया है? बादल के निर्माण के लिए, मृदा निर्माण के लिए, जल निर्माण के लिए या इनमें से कोई नहीं? किसके लिए है? बी, मृदा निर्माण के लिए। अपक्षय याद आ रहा है? ये अपक्षय भी भूल गए हैं? अपक्षय माने क्या? अपक्षय माने वेदरिंग। याद आया? नहीं? अच्छा, कोई बात नहीं है। पहले हम लोग देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। क्या है फोर्थ क्वेश्चन में? निम्नलिखित में से कौन सा अपक्षय का रूप है? भौतिक, रासायनिक, जैविक और इनमें से सभी। आगे बढ़ने से पहले चलिए एक बार हम लोग वेदरिंग को फिर से याद कर लेते हैं। ठीक है, वेदरिंग, है ना? अपक्षय, ये रहा अपक्षय। वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा चट्टानें और खनिज पृथ्वी की सतह पर टूटते या घुलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े, क्या पढ़े कि एक कोई, मान लीजिए ये कोई एक स्थान है, ठीक है, इसके अंदर में ये मान लीजिए ऐसे कोई पहाड़ है, ठीक है,
टूट कर यहाँ से वहाँ कहीं बिखरना और अनुक्रमित हुआ, उसको हम लोग क्या कहे? अपरदन कहे। पर मान लीजिए एक पहाड़ टूटकर इस पे एक क्रैक पड़ गया। क्या पड़ गया? क्रैक पड़ गया। और इससे टूटकर पदार्थ यहीं पे रह गया, यहीं पे ठहर कर रह गया। ठीक है? इसको कहते हैं अपक्षय। नहीं समझ में आया? मान लीजिए कि और अच्छे से समझ लेते हैं इसको। मान लीजिए ना कि ऐसे एक चट्टानी भाग है, ठीक है? इस पे धीरे-धीरे करके एक पेड़ बन गया, छोटा ही पेड़, और इसका जड़ धीरे-धीरे ऐसे-ऐसे फैलने लगा। फैलने की प्रक्रिया में क्या हुआ? ये जो चट्टानी भाग है, ये धीरे-धीरे फैलने लगा। क्या होने लगा? इस जड़ से ये टूटकर ये भाग इतने बड़े गैप में आ गया, यहां से यहां तक। ये जो अलगाव हुआ, क्या कर रहा है? जड़ क्या कर रहा है? पेड़ का जड़, ये एक पेड़ है, पेड़ जैसा नहीं बना लेकिन मान लीजिए कि ये एक पेड़ है, ठीक है? पौधा जिसका जड़ फैल रहा है, और ये चट्टान दो भागों में बंट जा रहा है, टूट जा रहा है, कहने का मतलब होगा इधर भी, इधर भी। और इन्हीं क्रैक से चट्टानों का टूटना, यह प्रक्रिया क्या कहलाया? अपक्षय। ठीक है? अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो इसको और भी अच्छे तरीके से थोड़ा समझ लीजिए कि अपक्षय क्या है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फिर समझिए कि कोई एक स्थान है। मान लीजिए कोई आर्द्र वाला स्थान है, जहां पर दिन के टाइम में, डे टाइम में, ये सूरज है, इसका हीट पड़ा। हीट पड़ने से क्या हुआ? ये थोड़ा सा, ये स्थान गर्मी से फैल गया। ठीक है? इस पे हीट पड़ा। ताप पड़ने से क्या होता है? यहां लिख देते हैं पहले ताप। ताप पड़ने से इसमें बिखराव हुआ, माने ये थोड़ा सा फैला। ठीक है? इस तरीके से थोड़ा बड़ा बन जाएगा ना, तो होता है ना, गर्मी से इतना फैल गया। ठीक है? फिर क्या हुआ? रात हो गया। रात होने से इसी जगह पर क्या हुआ? इतना ठंडा पड़ा। क्या पड़ा? इस जगह पर ठंड पड़ा। है ना? तो ताप और ठंड, मान लीजिए ये गर्मी से फैला और ठंड से इसमें बर्फ जम गया। ये प्रक्रिया इस धर स्थलीय भाग में गर्म ठंडा करते करते क्या हुआ? इसमें, इस चट्टानी भाग में क्रैक आ गया। क्रैक आने से एक भाग, ये जो गोल भाग है, ये टूटकर यहां फैल गया और टूटकर इधर फैल गया। किससे? ताप और गर्मी से। स्थान का परिवर्तन नहीं हुआ, बस टूट के कुछ इधर चला गया और कुछ इधर चला गया, ये पूरा भाग। ठीक है? तो देखिए, पेड़ के जड़ से, ताप से और ठंडा से इस तरीके से हुआ। उसी तरीके से मान लीजिए कोई लोहा है। क्या है? ये लोहा है, आयरन, है ना?
उसमें जंग लगते हुए देखे हैं? क्या होता है, वर्षा का पानी गिरा तो देखिएगा कि अच्छा साफ लोहा, उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, और फिर ये जंग इस लोहा से धीरे धीरे झड़ता है ना? लगता है कि लोहा में से कोई परत निकल रहा है, यही एक्चुअली अपक्षय है। अब तो समझ में आ गया होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्न की तरफ भी चलना है। अब देखिए, हम बताए ना, गर्मी से, लोहा, बारिश से, या आर्द्रता से, इस तरीके से क्या है, यह रासायनिक, भौतिक और जैविक प्रक्रियाओं के कारण है। जैविक प्रक्रिया क्या हुआ, पेड़ के जड़ों से जब चट्टान टूटा और उसी जगह पे गिर गया, वो हो गया जैविक। भौतिक क्या हुआ, जब ताप पड़ा किसी जगह पर और ठंड पड़ा, ठीक है ना? इसको कैसे याद रखेंगे? याद रखने के लिए देखिए क्या किए, पेड़ के जड़ों से पत्थर, जो एग्जाम्पल दिए ना, कैसे पेड़ है और एक चट्टान है, और इस पे एक पेड़ का जड़ फैला, है ना? क्या चीज का, पेड़ का। इससे ये क्या हुआ, ये टूटा इधर इधर, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। भौतिक बताया ना कि एक जगह है जो ताप से, सूरज के ताप से और वर्षा जल से या रात के ठंड से फैला सिकुड़ा और ये दो भाग में बट गया। ये भी एक तरह का क्या हुआ, ये भी एक वेदरिंग हुआ कि एक चट्टानी भाग टूटकर उसी जगह पे गिर गया। रासायनिक का याद रखेंगे, लौह और उसके जंग से। क्लियर? अब इसको देखिए, हम बताते हैं यहाँ पे, ये रासायनिक अपक्षय है। वर्षा के पानी में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जैसे रसायन चट्टानों में उपस्थित खनिजों को बदल सकते हैं। दूसरा बताया ना, भौतिक अपक्षय है, देखिए हवा, बारिश, लहरें, तापमान में परिवर्तन जैसी भौतिक प्रक्रियाएं चट्टानों को प्रभावित कर सकती हैं। क्लियर? उसी तरीके से जैविक, जो पौधा और जड़ का एग्जाम्पल दिए, जानवर लोग है, अम्लीय यौगिक उत्सर्जित करते हैं जो रासायनिक अपक्षय का कारण बनते हैं। इस तरीके से 3 तरीके से एग्जाम्पल आप समझ गए, और समझ क्या गए कि अपरदन थोड़ा अलग है, कि एक जगह से, एक स्थान से टूटकर कोई जगह दूसरे स्थान पर क्या होता है, चलकर या ढुलक कर या किसी भी कारण से, बाह्य कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई भी कण या चट्टान, टुकड़ा, किसी भी तरीके का, कहने का मतलब यहाँ के पदार्थ यहाँ चले गए अपरदित, और कैसे, क्रमिक क्रिया में, नदी के द्वारा, वर्षा जल के द्वारा, हवा के द्वारा, इसको कहते हैं अपरदन। और अपक्षय क्या कहे कि अपक्षय एक स्थान पर कोई प्रक्रिया किसी भी चीज के चलते, जैसे ताप के चलते, जैसे वर्षा के चलते, जैसे ठंडा के चलते, ठीक है, टूट कर क्रैक हो गया इसी जगह पर, है ना? और ये दो भागों में बट गया, एक भाग इधर हो गया और एक भाग इधर हो गया, और लेकिन रहा स्थान यही इसका, ठीक है? इसको कहते हैं अपक्षय। और ये इन्हीं 3 चीज से रासायनिक अपक्षय हो गया, भौतिक अपक्षय हो गया और जैविक अपक्षय हो गया। क्लास में ऐसे तो आप पीडीएफ पढ़िएगा, उसमें और भी डिटेल हम दिए हुए हैं। अब बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे, और देखिए अपक्षय और अपरदन जो भिन्नता बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अपक्षय अपरदन से भिन्न है, जो टूटी हुई चट्टान और खनिज कणों को दूर ले जाने की प्रक्रिया है। अपक्षय के कारण चट्टानें अपनी जगह पर ही टूट जाती हैं, जबकि अपरदन के कारण टूटी हुई सामग्री स्थानांतरित हो जाती हैं। क्लियर? अपक्षय और अपरदन से पृथ्वी की सतह में लगातार परिवर्तन माने बदलाव होता रहता है। समय के साथ ये प्रक्रियाएं प्रभावित कर सकती हैं। क्या क्या प्रभावित कर सकती हैं? पहला, पृथ्वी की स्थलाकृति को, मिट्टी को, भूमि को, महासागर में पोषक तत्वों को और वायुमंडल की संरचना तक को बदल देती हैं अपक्षय और अपरदन। क्लियर? अब हम लोग करेंगे आगे
अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन को तो देखेंगे कि बड़ा हेल्पफुल होगा वो तो पीछे का थोड़ा सा नॉलेज। ठीक है, क्वेश्चन है कि भौतिक अपक्षय, अभी देखें ना कि भौतिक अपक्षय किससे होता है, बताए ना, वर्षा, ये सूरज के ताप से, वर्षा से। ठीक है, तो अब यहाँ पढ़ते हैं भौतिक अपक्षय के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। इन चारों में देखिए तो तापमान, आर्द्र वायु, जीव जंतु या मनुष्य। क्लियर हो गया हम लोग को पहले देखने से, तापमान भौतिक अपक्षय है। 6, निम्नलिखित में से कौन दो महत्वपूर्ण तत्व जलवायु से संबंधित हैं। किससे? जलवायु से। आर्द्रता और वर्षा, तापमान और वर्षा, वायु दाब एवं हवाएं, लवणता एवं तापमान। तो कौन प्रभावित करती हैं? तापमान और वर्षा। मृदा यानी कि मिट्टी यानी कि सॉइल निर्माण किस प्रक्रिया से संबंधित है? अपक्षय से, अपरदन से, निक्षेपण से, परिवहन से। तो ये समझ में आ गया कि मिट्टी किससे बनता है? अपक्षय से बनता है, भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं से प्रभावित होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपक्षय शीत प्रदेश में क्रियाशील नहीं होता है, माने ठंडे प्रदेशों में? भौतिक अपक्षय, जैविक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, इनमें से सभी कौन सा अपक्षय शीत प्रदेशों में क्रियाशील नहीं होता है, पूछ रहा है। तो इनमें से सभी नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा अपक्षय, अच्छा ओनली शीत प्रदेशों में, तो सिर्फ भौतिक है ना, इसका सीधा भौतिक का ताप से है संबंध, देख रहे हैं ना। ठीक है, 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपरदन का कार्य नहीं बल्कि परिणाम है, रिजल्ट है एक तरीके से? परिवहन, स्थलाकृतियां, विस्थापन या निक्षेपण। तो अपरदन जो है कार्य नहीं, क्या है? एक परिणाम है। एक जगह से दूसरे जगह पर अपने चीज को, कणों को, सेलों को ले जाता है, विस्थापित करता है। ठीक है ना। ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन का सर्वाधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर होता है? ऑक्सीडेशन चूना पत्थर पर, लौह खनिजों पर, ग्रेनाइट चट्टानों पर, आग्नेय चट्टानों पर। तुरंत आपको याद आ रहा होगा कि हम लोग भी लोहा और जंग का कहानी को देखे हैं, उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। 11, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अपक्षय यानी कि केमिकल वेदरिंग की प्रक्रिया नहीं है? जल योजन तो है, ऑक्सीकरण है, कार्बोनेशन भी है, हिमकरण और पिघलना ना, ये नहीं है। ठीक है, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया देखिए, इससे संबंधित क्वेश्चन भी बनता है। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जलयोजन, ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण या वियोजन। तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 13, मृदा निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जलवायु, स्थलाकृति, जीव पदार्थ और जनक सेल। तो ये जनक सेल। रासायनिक अपक्षय में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है? रासायनिक अपक्षय में मतलब केमिकल वेदरिंग में किसे सम्मिलित किया जा सकता है? ऑक्सीकरण को किया जा सकता है। कणिकामय विघटन ना, इसको नहीं। बृहद क्षरण नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, ऑक्सीकरण। केमिकल वेदरिंग है। 15, निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृति प्रक्रिया का कारक नहीं है? सब में नहीं नहीं बोल रहा है, इस नहीं को ध्यान रखना है। बहता हुआ जल, भूकंप, पवन, हिमनद। बड़ी सिंपल, ये तो भूकंप है। सैलों यानी चट्टानों का टूटकर अपने स्थान पर पड़े रहना क्या कहलाता है? हम लोग पहले ही इसको बढ़िया से पढ़ लिए, क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं, यानी कि अपक्षय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तल संतुलन बल के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया जा सकता है? अंतर्जनित बल, बाहिर्जनित बल, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो तल संतुलन कैसे होता है? बाहर के बलों से होता है, पृथ्वी के बाहर के बलों से होता है। ठीक है, किस प्रकार की जलवायु दिशाओं में अपरदन अत्यधिक तीव्र से हो? गर्म एवं आर्द्र में, ठंडी एवं शुष्क में, गर्म एवं शुष्क में, ठंडी एवं आर्द्र में। तो जहां गर्म और आर्द्र होगा, बताए ना, एक जगह है जहां दिन में खूब तापमान पड़ा, ठीक है, और रात में ऐसा हुआ कि वहां बर्फ जम गया, इतना शीतल हो गया, माने बर्फ जैसा ठंड। तो गर्म ठंड, गर्म ठंड, ऐसा कहाँ? आंध्र प्रदेश में होगा, तभी ना बर्फ भी बन जाएगा और दिन में गर्म होकर पानी बन जाएगा। तो क्या होगा? इस प्रक्रिया से जलवायु दशाओं में अपरदन अत्यधिक तीव्र गति से होगा।
19 धरातल पर अपर्दन के माध्यम से ऊंचावच के मध्य अंतर के कम होने को क्या कहा जाता है? किसी भी जगह का ऊंचावच माने रिलीफ जो है वो कम होने को क्या कहेंगे? तो तल संतुलन कहेंगे, बृहद क्षरण कहेंगे, अपर्दन कहेंगे या अपक्षय कहेंगे? तो इसको आइसोस्टेसी यानी तल संतुलन कहेंगे। 20 स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले बहिर्जनिक माने धरती के बाहर के बल के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं करते हैं? तो जल, वायु, हिम, भूकंप। तो धरती के बाहर भूकंप आता है क्या? नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम एवं वायुमंडल की क्रियाओं द्वारा कठोर चट्टानें अपनी संधियों के सहारे टुकड़े में टूटकर छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विघटन कहलाती है, अपघटन कहलाती है, भूस्खलन कहलाती है या इनमें से कोई नहीं? तो विघटन कहलाती है, चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना। चट्टानों के खनिजों में जल के अवशोषण को क्या कहा जाता है? जलयोजन, ऑक्सीकरण, अपक्षय, कार्बोनेशन। तो इसको जल योजन कहा जाता है। जैविक यानी कि बायो वेदिंग के अंतर्गत कौन सहायक नहीं होते हैं? वनस्पति होते हैं, जीव जंतु होते हैं, मानव भी होते हैं, जलवायु नहीं होते हैं। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों का उदाहरण है? माने धरती के अंदर का बात हो रहा है तो अपर्दन बाहर होता है, निक्षेपण भी धरती के बाहर होता है, ज्वालामुखीयता, हाँ ये होगा इसका आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहिर्जनिक बल नहीं है? ज्वालामुखीयता, बृहद क्षरण, अपर्दन या अपक्षय? कौन सा बहिर्जनक बल नहीं है? तो बाहर का बल ज्वालामुखी तो नहीं हो सकता, ये तो अंदर का है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सूर्य ताप द्वारा भौतिक अपक्षय से संबंधित? देखिए नहीं है, नहीं पे बहुत जोर है। पिंड विच्छेदन, कार्बोनेशन, अपशल्कन, कणिकामय। तो नहीं है कार्बोनेशन। मलबा अवधाव निम्नलिखित किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है? तीव्र प्रवाही बृहद संचलन, भूस्खलन, अवतलन या धस्खलन? मंद प्रवाही बृहद संचलन। तो मलबा अवधाव क्या होता है? मंद प्रवाही बृहद संचलन से होता है। कौन सी प्रक्रिया निम्नलिखित में से अनुक्रमिक है? इसको तुम लोग पहले ही पढ़ लिए कि अनुक्रमिक कौन है? अपर्दन है। निम्नलिखित में से अंतर्जात बलों के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया जा सकता है? क्लियर सा बात है, पृथ्वी के अंदर क्या है? ज्वालामुखी, अपर्दन भी बाहर है, निक्षेपण भी बाहर है, तन संतुलन बाहर है। माने क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध पटल विरूपण से नहीं है? भूषण ये तल संतुलन से, पर्वत निर्माण से, प्लेट विवर्तनिक से, महादेशिक जनक बल से? तो तल संतुलन से। निम्नलिखित बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रिया में किसे सम्मिलित नहीं करेंगे? प्रवाहित जल को, भूकंप को, पवन को या हिमनद को? क्लियर? इसमें समझने के लिए कुछ नहीं है। कौन सी प्रक्रिया सूर्य ताप द्वारा भौतिक अपक्षय से संबंध नहीं रखती है? पिंड विच्छेदन, कार्बोनेशन, अपसल्कन, कणिकामय विघटन? तो कार्बोनेशन ये तो केमिकल से है यानी कि रासायनिक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रिया से है? पटल विरूपण, अपक्षय, अपर्दन, बृहद क्षरण से? तो पटल का जो विरूपण होता है वो आंतरिक भू आकृतिक बलों से होता है।